अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो है स्टेशनरी वेव्स का पार्ट 2 है। उसमें हमारा जो पार्ट 2 जो पोर्शन रह गया था उसमें ये है कि फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड जो होते हैं वो आपके पास स्टेशनरी वेव्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वेव्स को जब वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन जाती है तो आपके पास क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये चीज़ इनकी सेम होनी चाहिए। और जब वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं तो उस टाइम पे दो पॉइंट्स की फॉर्मेशन होती है। द वन पॉइंट इज नोन एज नोड एंड द अनदर पॉइंट इज नोन एज एंटी नोड। ठीक है, तो अब नोड और एंटी नोड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि एट नोड the energy and the displacement will be equal to 0 and at anti node the energy will be maximum। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेयर टू डेंसर जो है आपके पास एक वेव ट्रैवल हो रही है और वो आउट ऑफ फेज, मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो आउट ऑफ फेज 180 डिग्री का शिफ्ट आता है। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का जब शिफ्ट आएगा तो दे विल बी सुपर इम्पोज। ठीक है, तो जब सुपर इम्पोज करेंगी तो उस टाइम पर नोड और एंटी नोड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास दो नोड्स होंगे, उन दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, दैट इज λ/2। और अगर आपके पास एक नोड है और एक एंटी नोड है, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज नोड, तो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट विल बी अ λ/4। तो यहाँ पर डिस्टेंस λ/4। इसको याद करने का ये तरीका है कि जब आपके पास होगा टू कंसेक्यूटिव नोड्स सेम सेम होंगे तो λ/2 होगा, और जब टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड तो उसमें आएगा λ/2। एंड जब दो डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे नोड एंड एंटी नोड तो उसमें आपके पास λ/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास रिसेंटली जो सेकेंड ईयर का पीबीए है उसमें यहाँ पर स्टेशनरी वेव से रिलेटेड आपके पास एक टॉपिक होता है विच इज़ नोन एज मेल्डीज ऑपरेटस। ठीक है, मेल्डीज ऑपरेटस में भी इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स डेवलप होती हैं। तो उस पीबीए में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट द कंडीशन, ठीक है, राइट द कंडीशन फॉर अ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स के लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपके पास स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं, स्टेशनरी वेव्स दे डेवलप एट द सेम मीडियम। ठीक है, दे डेवलप एट द सेम मीडियम में ही ये दोबारा क्या करेंगी, डेवलप करेंगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास आपने एक स्ट्रिंग को मिडल में से प्लक्ट किया है, तो जब आप इंसिडेंट वेव इस साइड पे भेजते हैं तो वो चूंकि रेयर टू डेंसर तो जाती हैं, लेकिन वापस जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो उस एयर के अंदर ही वापस आती है, यहाँ से भी और इधर से भी। तो इसका मतलब है कि जो वेव है वो सेम मीडियम के अंदर दोबारा वापस आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे पीबीए में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें जो सेकंड कंडीशन आप लिखेंगे वो आप ये लिखेंगे कि वहां पर जो बोथ वेव्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों वेव्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल करना है। ठीक है, तो दोनों वेव जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होंगी तो उसी में आपके पास क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपके पास पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि स्टैंडिंग वेव्स डेवलप एट द सेम मीडियम। ठीक है, ये एयर में है तो एयर में आएगी बोथ वेव ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो ट्रैवल करेगी ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड एमसीक्यूज इससे रिलेटेड अक्सर आता है कि विच फिनोमिना इज रिलेटेड टू स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। तो उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है, जैसे उसमें आपको कहा जाता है कि इंटरफेरेंस है, नंबर 2 डायफ्रैक्शन है, नंबर 3 रिफ्लेक्शन है एंड नंबर 4 रिफ्रैक्शन है। तो इन सब में जो इंटरफेरेंस वाला है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स में टू वेव्स क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। ठीक है, सो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।